आप सभी का एक बार पुनः इस वीडियो में स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा उसको पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था। यहाँ पर ये बात निकल के आई थी कि किसी भी आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इसके अलावा हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा था, आवेशों का योगात्मक या सहयोगात्मक गुण, जिसके अनुसार किसी वस्तु में जो टोटल चार्ज की वैल्यू होती है वो अलग अलग चार्जेस का योगफल होता है। और फिर हमने पढ़ा था आवेश संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार ना तो हम चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आपने पढ़ ली होंगी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गई होंगी। यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो भौतिक विज्ञान है ये स्टेप टू स्टेप समझने का विषय है। यहाँ पर यदि आप पहले वाले स्टेप को नहीं जानते हैं तो जो बाद वाला स्टेप होगा शायद वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले केवल आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, आवेशों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें ये बात पता लगी कि जो समान आवेश होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे यानी एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है या जो आकर्षण है, ये क्या चीज है? ये बल है, यानी कि आवेशों के बीच बल लगता है। तो ये जो बल का मान है ये सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। उन्होंने फाइंड किया था कि अपने प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध किया कि इन दो आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा। तो थोड़ा सा मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी। यहाँ पे आप देखिए ये एक आवेश है धनात्मक, एक और आवेश है धनात्मक, और ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इनके बीच में एक दूरी है r, और ये एक दूसरे पे प्रतिकर्षित बल लगाते हैं। ये बाहर की तरफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये रिपल्सिव फोर्स है। इसी प्रकार से एक नेगेटिव चार्ज है, फिर एक और नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और जब नजदीक आते हैं तो r दूरी पर ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इसी प्रकार से एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको आपको दिखा देता हूं। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और वो भी r दूरी पर है। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूं आपको कि यहां पर हमने किया क्या है, और यहां से आपके कूलाम के जो नियम है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। अभी जो r दूरी पर रखे हैं ये वैक्यूम में रखे गए हैं, या आप यूं कह लीजिए हवा में रखे गए हैं, स्पेस में रखे गए हैं। स्पेस का अर्थ क्या होता है? मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मान लीजिए एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो यहां पर और यहां पर इन चार्जों के बीच में क्या है? वायु है। तो जो माध्यम है वो वायु है, इसी को हम आकाश या स्पेस कहते हैं। तो इसी प्रकार से चार्ज रखे गए हैं, और इनके बीच की दूरी, जो मेरे दो हाथों के बीच की दूरी होगी 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, वही इनके बीच की दूरी है r। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जबकि ये सेम टाइप के चार्ज है। जैसे ये हो गया, ये भी सेम टाइप है, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। लेकिन जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे की तरफ, राइट। तो कूलाम ने अपने प्रयोगों के द्वारा इस वैल्यू को, यानी कि जो बल है उस बल का मान फाइंड किया। देखिए दो चीजें होती हैं भौतिक विज्ञान में। जब हम पढ़ते हैं तो हम एक थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, थ्योरी हमें पता है कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन हमें उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए। एक क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ठीक है आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो बल का मान कितना है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? क्या वो बल का मान इन आवेशों के मानों पर निर्भर करता है? क्या वो बल का मान इस बीच वाली दूरी पर निर्भर करता है? तो जी हाँ, इसी का आंसर दिया कूलाम ने। और ये नियम कहीं ना कहीं जो ग्रेविटेशनल वाला लॉ है न्यूटन का उससे संबंधित है, या लगभग उसी की तरह का है। तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको ग्रेविटेशन वाला जो लॉ है उसको मैं समझा देता हूं, और फिर कूलाम के नियम को हम समझेंगे। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लिखी गई है, आ जाइए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा रिकैप करते हैं ग्रेविटेशन लॉ के लिए। ग्रेविटेशन लॉ क्या था? हमारे पास दो मासेस थे, एक मास था m1, दूसरा था m2, और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए थे।
न्यूटन ने क्या कहा, इनके बीच लगने वाला जो बल है उस बल का मान जो है इनके जो द्रव्यमान है उन द्रव्यमानों यानी m1 m2 के गुणनफल और उनके बीच की जो दूरी है ये r है इसके स्क्वायर और यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये मैंने जल्दी इसलिए बताया कि 11th आप पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप के तौर पे बताया। अगर आपको ये भी पता नहीं होगा तो फिर समस्या आएगी। मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख देता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बस जब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। सिमिलरली यहां पर कूलाम ने क्या कहा, उन्होंने कहा दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, राइट। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। कितनी दूरी पर रखे गए? r दूरी पर। और अभी कहां पर रखे गए? या तो वैक्यूम या तो वायु में रखे गए हैं, राइट। उन्होंने कहा कि इसके बीच में जो बल लगेगा, अब बल कैसा लगेगा ये आपको ध्यान देना। यदि वो दोनों के दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तब क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो हम कहेंगे कि जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, अभी मैंने ना तो पॉजिटिव दिया नेगेटिव दिया, उनके मानों के गुणनफल, ये मान है Q1 और Q2, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इस साइन को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। साइन तो यही बनता है लेकिन जब हम 1/, लिख देते 1/, लिखते तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो कहीं ना कहीं वो लगभग इसी लॉ से रिलेटेड है और ये एक प्रकार के ही लॉ है। अगर हम प्रकृति में इन बलों का जो नेचर है उसको जानने की कोशिश करेंगे तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो हम पढ़ते हैं उनके ही पार्ट है। पहला आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दूसरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आप इसको कह सकते हैं, उसका नेचर होता है, और 2 और फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो एक प्रकृति है इन 2 बलों की। केवल यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बल होता है ग्रेविटेशनल वाला, ये केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, और ये जो बल होता है ये आवेशों के मान पर निर्भर करता है। ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। कब कौन होगा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इन 2 इक्वेशंस को जब हम कंबाइंड करेंगे, भौतिक विज्ञान का देखो ये एक स्टेप है कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, देखिए लेफ्ट साइड में यहां भी F है, यहां भी F है, राइट साइड में कुछ और है, तो दोनों को हम कंबाइंड करेंगे क्योंकि एक ही वैल्यू है, और इसको हम लिखेंगे Q1 Q2 और अपॉन क्या हो जाएगा r², राइट। इस साइन को रिमूव करने से पहले यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, K लगेगा, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा r²। जो ये K है इसको हम सिंपली कांस्टेंट बोल सकते हैं, स्थिरांक इसको बोल सकते हैं, या इसको हम कूलोम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट, ये कूलोम्स कांस्टेंट है, राइट। तो ये K की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि ये आवेशों की प्रकृति क्या है, किस तरीके का ये वैल्यू होगा, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके का कूलाम का नियम है। अब आप देखिए, अभी तक हम क्या कह रहे थे, आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। यहां क्या हो गया, हमें एक फॉर्मूला मिल गया है। फॉर्मूला क्या मिला हमें? F = K Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला अब हमें बताएगा कि उन आवेशों का मान कितना होगा, उनके बीच की दूरी कितनी होगी, उसके आधार पे हम उनके बीच में जो बल होगा उसकी गणना कर सकते हैं। तो आगे इसकी परिभाषा और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं कोशिश करता हूं कि पहले चीजें समझाई जाएं बजाय रटाने के, उसके बाद अगर आपको समझ में आ गया तो हो सकता है आप परिभाषा खुद भी लिख सकते हैं। देखिए जो परिभाषा है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में परिभाषा यहाँ पे मैं आपको लिख के दूंगा। ये यहाँ पे एक स्टेप हम अगर इसमें पीछे चलें, या मैंने पूरा समझा ही दिया आपको। डेफिनेशन क्या है कि जो फोर्स है, कूलम्स लॉ डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। द लॉ स्टेट दैट, पहला स्टेटमेंट क्या कहा लॉ ने? कहा द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहां पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं।
देखिए रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, आप मैथमेटिकल टर्म्स पे ध्यान दें। क्या कह रहे हैं हम? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना सीखिए, मतलब शब्दों में इसको कैसे व्यक्त किया जाता है ये आपको आना चाहिए। ये कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का जो मान है उन आवेशों के मानों के गुणनफल, ये क्या है? गुणा है, इनके बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, इनका गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में यहां पे लिखा, अभी मैं हिंदी में समझा रहा हूं। और फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फिगर मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी थी कि एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इनके बीच की दूरी r है, ये है Q1, ये है Q2। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे देन रिपेल करेंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे देन अट्रैक्ट करेंगे। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ब्रैकेट में आपको लिखना है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, का मान उन दो आवेशों, ये दो आवेश हैं, उन दो आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है। जब हमने वो कंबाइन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, मैंने बताया था आपको F, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाएंगे, यहाँ पे K यूज करेंगे, Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया था R स्क्वायर, राइट। K की बात करें तो K की जो वैल्यू होती है, अब ये जो K की वैल्यू है ये कहां से लिखी गई है? देखिए सबसे पहले K को हम कहते हैं कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट है, वैसे ये कक्षा 11th का पार्ट है, लेकिन जैसे हम डीपली पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। इस K का अगर यूनिट और तमाम चीजें पूछी जाए तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ से K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? जैसे मैथमेटिकल टर्म आप सॉल्व करते वैसे करना है। K इज इक्वल्स टू हो जाएगा F, ये देखिए ये वाली वैल्यूज इधर जाएंगी, R स्क्वायर और अपॉन Q1 Q2। समझ में आ रहा होगा? यहां पे आपको K का मान चाहिए तो K इज इक्वल्स टू ये जो R था ये F के साथ मल्टीपल चला गया, दोनों चीजें डिवाइड में चली गई। तो मात्रक कैसे बनता है? F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। R का मात्रक क्या होता है? मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। Q का मात्रक कूलाम, और कूलाम तो दो बार कूलाम आया, कूलाम स्क्वायर, तो ये मात्रक यहां पर भी लिखा गया है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं फिर इसकी वैल्यू पे डिस्कस करूंगा। एक वैल्यू यहां पे लिखी गई है 9 × 10⁹। इस कंडीशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, दो आवेश लिए, आवेश का मात्रक आपको पता है, पता होना चाहिए, कूलाम होता है। हमने Q1 और Q2 की वैल्यू जो है 1 कूलाम ली। एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, जब मात्रक पढ़ते हैं, मात्रक उसके यूनिट वैल्यू का मान बताता है, और हमारा फोकस इस बात पे है कि एक कूलाम जो आवेश है वो कम से कम कितना फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, वो चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव होने से केवल उसका जो नेचर ऑफ फोर्स है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो चेंज हो रहा है, ये लिया। और जो डिस्टेंस थी वो भी हमने यूनिट वैल्यू ली, यानी 1 मीटर ली। कंडीशन समझ में आ रही? ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच 1 मीटर की डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 1 कूलाम है, इसकी 1 कूलाम है। हम पाते हैं कि जो बल की वैल्यू है, जो फोर्स है, वो F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं मैं। जब हमने 1 कूलाम आवेश लिया, 1 कूलाम आवेश लिया, उनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी, तो हमें जो बल मिला वो 9 × 10⁹ न्यूटन मिला। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये वाली वैल्यू K के बराबर हो जाएगी उस टाइम पे। देखिए आप फॉर्मूले में अगर ध्यान दें तो F इज इक्वल्स टू क्या था? K था, यहां Q1 था, यहां Q2 था, यहां पर R स्क्वायर था। आपने इसी को यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। Q1 क्या रखा? 1, Q2 क्या रखा? 1, R क्या रखा? 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा। समझ में आ रहा होगा? 1 कूलाम 1 कूलाम 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 हो गया। यानी F इज इक्वल्स टू क्या हो गया? K, और F की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है? ये, इसका मतलब K की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी, 9 × 10⁹ प्राप्त होगी। मात्रक मैंने आपको बता दिए हैं सारी चीजें। आगे ये डेफिनेशन हिंदी में भी है, तमाम चीजें समझाई गई हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट्स बनाइए, कौन से टर्म्स हैं, F की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू क्या है, Q1 Q2 क्या चीज है, R क्या है, सब कुछ लिखा गया है। यहां पर एक बात और ध्यान आपको रखनी है कि जो बल है वो बल, थोड़ा यहां पे मैं एक और चीज आपको समझाता हूं। जो बल का मान है ये है
एक Q1 और ये क्या है Q2, राइट। ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, ये इसका सेंटर ऑफ मास होता है और ये इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये जो बल वाली लाइन होती है ना, ये वाली है, ये हमेशा इनके सेंटर ऑफ मास से गुजरती है। यानी कि दोनों जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को मिलाने वाली जो रेखा होती है वहां से गुजर के जाती है इस बल की डायरेक्शन। इस पे हम और चर्चा करेंगे जब मैं इसका सदिश रूप बताऊंगा। इसके बाद हम कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे, उसमें और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम कूलाम के नियम पे फोकस कर रहे हैं। तो ये बल हमेशा इन दोनों के सेंटर ऑफ मास से, या जो लाइन इनको दोनों को जोड़ रही होगी उससे गुजरती है, उसके अलग होता है। तो इसको हम संरक्षी बल कहते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, या इनको हम केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो ये नोट डाउन करना है आपको, ये केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आपको लग रहा होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने अगर पढ़ाई कर ली होगी उसके बाद ये वीडियो देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे यार हमने कुछ और फॉर्मूला पढ़ा है, सर कुछ और बता रहे हैं। अभी मैं केवल ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में इतनी बात बैठ जाए कि जो कूलाम का नियम है वो क्या है। कूलाम का नियम एकदम फिट बैठ जाना चाहिए। कूलाम का नियम है, दो आवेश हैं आपके पास, एक है Q1, एक है Q2, राइट। उनके बीच की डिस्टेंस है R, उनके बीच की डिस्टेंस है R। वो नियम कहता है कि जो F है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। एप्लीकेशन करनी आपको आनी चाहिए, यानी कि कहीं पे भी हमें दो आवेश दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है, तो हम उनके बीच का जो फोर्स है उस फोर्स को फाइंड कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आगे मैंने थोड़ा कूलाम के नियम के बारे में, कूलाम के बारे में भी लिखा है। अगर आप चाहें कि आपको नॉलेज गेन करना है तो आप जरूर उसको भी देख सकते हैं कि उन्होंने कब ये नियम बनाया, 1785 में उन्होंने ये नियम बनाया था, और क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, कहाँ के वो थे, तो वो भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अभी जरूरत है 12th क्लास में वो ये समझने की है कि दो आवेश होने चाहिए। कहाँ पे आप कूलाम का लॉ लगाएंगे, एक बच्चे के दिमाग में पता होना चाहिए यार कूलाम का नियम हमने लगाना कहाँ पे है। दो आवेश होने चाहिए। आवेश कैसे होने चाहिए? ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। अब देखिए, अभी पहले मैं आपको मोटा मोटा बता रहा था, अब मैं धीरे धीरे डीपली जो इसके कॉन्सेप्ट है उन पे चला गया, जो डीप कॉन्सेप्ट है उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे पॉइंट चार्ज जो कूलाम थे उन्होंने जो उनका लॉ एप्लीकेबल है वो पॉइंट चार्जेस पे है। पॉइंट चार्ज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो चार्ज का जो वैल्यू है, मान लीजिए ये आवेश है, उस आवेश से हम जो फोर्स की गणना वो काफी दूर करते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है ये चार्ज की जो रेडियस होगी या जो चार्ज की वैल्यू है उससे काफी ज्यादा होती है। तो इस केस में हम जो चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, ये R हो गया, और R की जो वैल्यू होगी वो उनके बीच की डिस्टेंस है। तो जो चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा ली जाती है, इसलिए हम चार्जेस को क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो ये एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस पे। दूसरा, ये निर्वात में ही लगता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जनरली जो कूलाम का नियम होता है वो वायु या निर्वात में लगता है, और वायु और निर्वात के लिए जो K की वैल्यू हो जाएगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यदि इनके बीच में कोई माध्यम हो, क्या हो? कोई माध्यम हो इनके बीच में। ओके, इनके बीच में कोई माध्यम है, हमने आवेश लिए, ये एक Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, और इनके बीच में हमने एक मीडियम ले लिया, ये एक मीडियम है। अब आप सोच सकते हैं मीडियम का अर्थ क्या हुआ? अभी तक तो सर कह रहे थे एक आवेश यहाँ है, एक यहाँ है, इनके बीच में हवा है। अब इनके बीच में हो सकता है एक आवेश इधर है, एक इधर है, पानी है इनके बीच में। इनके बीच में हो सकता है बुरादा भरा हुआ है, आवेश इधर रखा है, इधर रखा है, इनके बीच में बुरादा है। तो ये क्या हुआ? माध्यम हुआ, राइट। तो वो माध्यम अगर होगा तो तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कहीं ना कहीं चेंज होगा या उसकी वैल्यू में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप और मेरे बीच में, मैं बोल रहा हूं, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसके बीच में यदि रुकावट होगी तो आप तक जो मेरा साउंड है वो बहुत क्लियर नहीं पहुंचेगा। सेम एज हियर, अगर यहां पर इन आवेशों के बीच में कोई माध्यम है, कोई मीडियम है, तो वो कहीं ना कहीं इस बल के मान को क्या करेगा? कुछ ना कुछ प्रभाव उस पे डालेगा, उसका इफेक्ट इस पे आएगा, राइट। तो इसी के लिए क्या किया गया, जो
वैल्यू थी k की वैल्यू, उस k की वैल्यू के लिए हमने डिजाइन किया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये पूरी की पूरी वैल्यू, इतनी वैल्यू, ये फिर से कांस्टेंट होगी, राइट? क्यों होगी? क्योंकि k क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने इसके बराबर रखा हुआ है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसमें 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, एक डिजिटल, एक नंबर है, एक डिजिट है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एक कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट है इप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ते क्या है? इप्सिलॉन, और नॉट इसको पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है इसको, राइट? कई बार बच्चों को ये पढ़ना भी नहीं आता है। इसको हम पढ़ते हैं इप्सिलॉन नॉट, राइट? ये एक ग्रीक लेटर है, लैटिन भाषा के शब्द है, और इसका मान क्या होता है, इसको बोलते क्या है? तो ये दोनों वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो इप्सिलॉन नॉट होता है, इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे लिखा हुआ है, तो इसी को आप नोट कर लीजिए। हिंदी में इसको निर्वात की पारगम्यता कहते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं वैद्युतशीलता, राइट? नाम क्या दिया जाता है? वैद्युतशीलता या निर्वात की पारगम्यता। पारगम्यता का अर्थ यह हुआ कि वो जो मीडियम है वो कितना परमिट करता है इस फोर्स को लगाने के लिए, लगने के लिए। दो आवेशों के बीच ये फोर्स लगेगा तो वो कितना इनको परमिट करेगा, कम करेगा उसकी वैल्यू या ज्यादा करेगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। क्वेश्चन अगर आप मेरे सामने होते तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि ये जो मीडियम होगा, अगर वो चेंज होगा तो क्या फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? तो ये थोड़ा सा आपको सोचना है। अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी, यहां पे मैं सीधा आंसर ही बताऊंगा, वो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी यदि माध्यम निर्वात से अलग होता है। तो यहां पे देखिए 1 ये वैल्यू आ गई। इसका अर्थ ये हुआ कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कितनी होगी? 9 × 10⁹ याद होगा सबको, इस वैल्यू को हमने k कहा था, तो ये वैल्यू इतनी होती है। और अगली वैल्यू हम इप्सिलॉन नॉट पे बात करेंगे कि इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी। इस पे मैंने काफी डिस्कस किया हुआ है, आगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो कितनी होती है? 8.854 × 10⁻⁻12। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ गया। देखिए, दो चीजें हैं। इस टाइम पे मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा दूसरे तरीके से। हम जनरली ये फॉर्मूला याद करके रखते हैं, ये यूनिट याद करके रखते हैं, ये वाली यूनिट। लेकिन कभी कभी जो पेपर बनाने वाले हैं उन्होंने कहा थोड़ा चेक करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में मैं तो देख रहा हूं वो कांस्टेंट k ज्यादा आ रहा है। एक तो लिखने में छोटा है और k की वैल्यू आती है, राइट? ये वाला कांस्टेंट हम जब इप्सिलॉन नॉट कब यूज करते हैं? जब चार्जेस के बीच में क्या होगा? मीडियम होगा। वैक्यूम होगा तो हम k ही यूज करेंगे, राइट? तो यहां पर और k की यूनिट में अंतर दिखेगा आपको। k की यूनिट हमने थोड़ा देर पहले निकाली थी, यदि आपको याद हो तो जो k की यूनिट आई थी वो आई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आई थी, राइट? और यहां आपको कुछ और दिख रही है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, वही फंडा है, चीजें बदल जाती हैं। आपने ये वैल्यू यूज करनी है Q1 Q2। अब ये नया रूप हो जाएगा कूलम के नियम का। ये इप्सिलॉन नॉट कहां है? अपॉन में है। ये इस साइड आएगा इप्सिलॉन नॉट, बाकी चीजों को हम नहीं छेड़ रहे हैं। यहां हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर, राइट? और 1/4 पाई ऐसे ही रहेगा। देखिए, तरीका है। किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से स्टेप कीजिए, बिल्कुल बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह। ये कहां चला गया? इस साइड चला गया। ये F कहां चला गया? नीचे चला गया। देखो 1/4 पाई, उस पर हमने कुछ नहीं किया। Q1 Q2 अपनी जगह है, और FR स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब ये देखिए, मात्रक निकालने इसका तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 यानी C स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा F न्यूटन और मीटर स्क्वायर। अब इसको यही लिखा गया है, देखो कूलम स्क्वायर लिखा गया है, न्यूटन इसको पर न्यूटन लिखा जाता है क्योंकि अपॉन में है, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर का भी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाए। तो मात्रक आपको पता लग गया होगा कि दोनों के मात्रक में क्यों अंतर है। देखिए, जो मेथड है, मेथड के हिसाब से कोई अंतर नहीं है। अंतर कब आया? जब हमने इसको सॉल्व किया। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू भी पता लग गई है, और आपको एक नई चीज पता लगी, वो ये लगा कि जो कूलम का नियम है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? इप्सिलॉन नॉट क्या है? तमाम चीजें आपको बता दी गई हैं, इसको आप नोट कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। कूलम का नियम अप्रोक्सीमेट हमने खत्म कर लिया है। ये इसकी डायमेंशन है। यदि आपसे डायमेंशन पूछी जाए तो डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। ये रिलेशन है k और इप्सिलॉन नॉट का, ये वैल्यूज हैं
तो ये तमाम चीजें नोट्स के लिए मैंने आपको, जबकि ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन बच्चों की बड़ी डिमांड रहती है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, हमें समझ में आ जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन नोट्स बनाते वक्त हाथ रुक जाते हैं। तो हाथ नहीं रोकने, इस तरीके से आपको नोट्स बना लेने। तो ये तमाम चीजें इनके बारे में लिखी गई है जो कि आप पढ़ लेंगे। तो जो कूलाम का नियम था वो हमारा फिनिश हो गया है, और अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है कूलाम्स के लॉ से रिलेटेड, तो वो प्रॉपर्टीज ये है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पे क्या लिखा है, यदि दोनों आवेश सकारात्मक या दोनों आवेश नकारात्मक होते हैं तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको लगेगा भी कि सर एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। ये फंडामेंटल है, ये आपको ऑलरेडी याद हो गया होगा। इस पे ही आपको फोकस करना है और साथ में आपको ये देखना है कि कहां कहां ये नियम लगता है, तो ये नोट्स आप बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो कूलाम का नियम है, वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं छोटे छोटे एक एक टॉपिक लेके वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको देखने में भी सही रहे और एक टाइम पे आप एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें और स्टेप टू स्टेप आप इस तरीके से पढ़ते रहें। कहीं आपको लगता है कि कुछ बातें और अच्छी होनी चाहिए, आप चेंजेस चाहते हैं, तो बहुत बेहतर चेंजेस इसमें किए जाएंगे। आप केवल मुझे बताइए, मैं जरूर इसमें चेंज करूंगा। धन्यवाद।